हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो भी अच्छे तरीके से चल रही होगी और तैयारी आपकी और बेहतर हो रही होगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए इन सीरीज़ों को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी लगभग कम से कम 48 क्लास हो चुकी हैं अब तक। और आप समझ सकते हैं कि जब प्राचीन भारत के अंतर्गत इतनी क्लास हो चुके हैं तो सब चीज़ें आपकी डिटेल में हो ही रही हैं। और जो भी कुछ टॉपिक है वो छोड़ा भी नहीं जा रहा है। जो लगता है हमें एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को लेकर के तैयारी कराई जा रही है, अच्छी तरीके से कराई जा रही है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो हमारी सीरीज आप चली रही थी, आपको पता ही है, क्योंकि पिछली क्लास मैंने गुप्तकाल को शुरू किया था और गुप्तकाल की 2-3 क्लास कम से कम होंगी है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करें बिना किसी देरी के गुप्तकाल को लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को, ठीक है, भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल इसे क्यों कहा जाता है? देखिए, इस शासन काल में बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, महत्वपूर्ण इमारतें बनी थी, मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे आप कि बहुत सारे उद्योगों का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारे उद्योग उभर करके सामने आते हैं और इस कारण इसे गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति परिस्थितियां काफ़ी बदलती हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। इसका जो संस्थापक था नाम था इसका श्रीगुप्त। क्या नाम था जी इसका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। ठीक है, कौन था जी? श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल की बात करें तो शासनकाल शुरू जो होता है वो होता है 240 से शुरू होता है और 280 पर खत्म होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? 280 पर इनका शासनकाल खत्म होता है। इसे गुप्त वंश का शासक कहते हैं, प्रथम संस्थापक कहते हैं। और आप इमेज देख ही सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है महाराजा श्रीगुप्त फर्स्ट फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो इसे गुप्त वंश का क्या कहते हैं? गुप्त वंश का संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसने आदिराज या महाराज की उपाधि धारण करी। उपाधि किसकी धारण करी थी? उपाधि की बात करें तो महाराज और आदिराज की इसने उपाधि धारण की थी। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में हम जानकारी की बात करें तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी प्रभावती के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी ताम्रपत्र अभिलेख में इसके आदिराज का उल्लेख किया गया है। इसकी उपाधि श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है और इसकी उपाधि आदिराज को संबोधित किया गया है यहीं पे, और इसे आदिराज कह करके पुकारा गया है। अब देखिए, प्रभावती की बात करें तो प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। ठीक है, नाम था इनका प्रभावती। ठीक है, और इनके में जानकारी गुप्त वंश के बारे में मिलती है। शासनकाल चला था इनका 240 से लेकर के 280 तक इनका शासनकाल चलता है। अब गुप्त जो थे, गुप्त किसके सामंत थे? तो मैंने बताया था वहां पे सामंत किसके थे? ये सामंतों की बात करें तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे जी? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, अब देखिए सामंती व्यवस्था क्या थी। सामंती की बात करें तो सामंती व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में मैंने बताया भी था। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सामंती व्यवस्था क्या होती है। सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें भूमि दान में दी जाती थी। अब ये भूमि किसको दान में दी जाती थी? तो भूमि की बात करें तो भूमि जो दान में दी जाती थी ये बौद्धों तथा भिक्षुओं को भूमि दान दी जाती थी। और उस समय जो भूमि दान दी गई थी ये कर मुक्त भूमि होती थी। इन पर किसका अधिकार होता था? तो इन पे उन्हीं का अधिकार होता था जिनको दी जाती थी ये। ठीक है, पहले क्या होता था कि भूमि जो दी जाती थी उनको वापस ले लिया जाता था। लेकिन इनमें जो सामंती व्यवस्था आती है, सामंती व्यवस्था तो किसके शासनकाल की बात है? तो ये शासनकाल की अगर हम बात करें तो ये किसके शासनकाल की बात है? ये जो शासनकाल की बात करें तो ये सातवाहन वंश की बात है। किसके? सातवाहन वंश के शासनकाल में सामंती व्यवस्था का प्रचलन होता है। और सामंती व्यवस्था के प्रचलन के बारे में बात करें तो इसने किसे शुरू किसने किया था? सातकर्णी प्रथम। किसने किया था जी? सातकर्णी प्रथम के द्वारा सामंती व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। और इसमें ब्राह्मण तथा बौद्धों को भूमि दान दी, करमुक्त भूमि दान दी। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ठीक है, जो सातकर्णी प्रथम था इसकी पत्नी थी, नाम था इनका रानी नागनिका। तो रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन शासकों ने सामंती व्यवस्था का किया था। बौद्धों तथा ब्राह्मण भूमिदान
और यही व्यवस्था आगे जा करके सामंती व्यवस्था के नाम से प्रचलित हुई थी। अब सामंती देखिए क्या है, इसमें ये होता था, बाद में देखिए सामंत थे तो सामंत अपने आप को फिर इन्होंने एक शासक क्यों बना लिया, तो इसमें ये सिस्टम होता था कि देखिए जो सामंत होते थे इनको कई जगह से अलग अलग भूमि मिल जाती थी, या एक ही राजा भूमि देता था इन्हें, बहुत सारी कई गांवों की इन्हें जमींदारी दे दी जाती थी उस समय, ठीक है, कई गांव इनको दान में दे दिए जाते थे कि यहाँ से जो भी रिवेन्यू प्राप्त होगा उसे आप रखेंगे। कर मुक्त होती थी, टैक्स इनको कोई देना नहीं पड़ता था उस समय, लेकिन जो टैक्स व्यवस्था चल रही थी उसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इन्होंने क्या काम करा, जैसे इनको जो भी भूमि दान दी जाती थी तो वो धीरे धीरे ऐसी करके उनको मिला करके एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर लेते, अपने विशेष पर अधिकार कर लेते थे और बाद में जाकर के वहाँ के मालिक बन जाते थे और बाद में अपने आप को स्वतंत्र करके एक राजा के रूप में भूमिका निभाते थे। तो ये सामंती व्यवस्था आगे जाकर के सामंती व्यवस्था चलती है। तो सामंत जो होते हैं कुषाणों के सामंत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, अगला जो शासक आता है इसमें क्रम से शासकों को देखेंगे। देखिए पहले जानकारी देख लेते हैं कि जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। देखिए गुप्त वंशों की बात की जाए, गुप्त वंशों की जानकारी प्रमुख स्त्रोतों की बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये हमें जानकारी मिलती है, इस पर लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। 13, 14 कुछ इस प्रकार से पंक्तियां लिखी हुई हैं, 13वीं पंक्ति, 14वीं पंक्ति, 16वीं पंक्ति, 15वीं पंक्ति, 18वीं पंक्ति, 19वीं पंक्ति, 20वीं पंक्ति, इस प्रकार से पंक्तियां लिखी हुई हैं। और इन पंक्तियों में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। तो इसमें प्रशंसा की गई है, ठीक है, प्रशंसा की गई है, तो इसमें याद रखना प्रशंसा की गई है किसकी, समुद्रगुप्त की इसमें प्रशंसा की गई है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तंभ लेख, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था, कल्हड़ के द्वारा, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख की रचना की गई थी, ठीक है, स्तंभ लेखों पर रचना की गई थी और इसने इसकी प्रशंसा की गई है। कल्हड़ कौन था, तो कल्हड़ की बात करें तो ये इसके दरबार में कवि थे और कवि ने इसकी प्रशंसा के उपलक्ष्य में इन पर लेख लिखवाए थे और लेख लिखवाए, ठीक है। और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से गुप्त वंशों के बारे में, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब मैं बताऊंगा वहाँ पे जो इसमें पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, 14वीं पंक्ति में क्या है, 13वीं पंक्ति में क्या है, 19वीं पंक्ति में क्या है, 20वीं पंक्ति में क्या है, 21वीं पंक्ति में क्या है, 22वीं पंक्ति में क्या है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त का बिलसर स्तंभ लेख, इससे भी हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो शासक बना था, ठीक है, गुप्त वंश का जो शासक बना था अगला, उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। और इनका उल्लेख आप देख सकते हैं महाभारत काल में भी इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनका उल्लेख जो बताते हैं, इनका संबंध जो बताते हैं वो महाभारत काल से इनका संबंध बताते हैं घटोत्कच का, ठीक है। शासनकाल आप देख ही सकते हैं, शासनकाल की बात करें तो 280 लेकर के 319 AD तक इनका शासनकाल चलता है, ठीक है। शासनकाल क्या चलता है, 219 AD तक इनका शासनकाल चलता है। यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। कौन था जी, श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था और इसने किसकी उपाधि धारण करी थी, महाराज की उपाधि धारण करी। तो उपाधि की बात करें तो उपाधि कौन सी थी इनके पास, उपाधि थी महाराज की, महाराज की उपाधि, ठीक है। तो इनकी उपाधि धारण करी, आप देख सकते हैं आपको दिख रही होगी और ये पूरे महाभारत काल से संबंधित भी दिखाए जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये महाभारत काल से संबंधित थे, ठीक है। तो शासनकाल चलता है इनका 280 से लेकर के 319 तक और 280 के यानी श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है घटोत्कच गुप्त और इसका शासनकाल काफी लंबे समय तक चलता है। आप देख सकते हैं 40 सालों तक इनका शासनकाल चलता है, ठीक है। और इन्होंने, ये कौन थे, ये पुत्र थे श्रीगुप्त के और उत्तराधिकारी थे श्रीगुप्त के और इन्होंने किसकी उपाधि धारण करी थी, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी थी। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें तो अगला जो शासक आता है नाम होता है इसका प्रथम, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण शासक, शासनकाल आप देख सकते हैं कहां से कहां तक चला था। इनके शासनकाल की बात करी जाए, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की बात करी जाए तो 319 से इनका शासनकाल शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 319 से इनका शासनकाल शुरू होता है और 335, ठीक है, कहाँ तक, 335 नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है कि कहीं कहीं जो पुस्तकें होती हैं, कहीं कहीं किताबें जो होती हैं उनमें इनका शासनकाल 334 दे रखा होता है और कहीं कहीं पर इनका शासनकाल 335 दे रखा होता है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि अगर वहाँ लिखा हो कि कहीं पर आपने 334 पढ़ रखा तो 334 भी सही है और कहीं आपने पढ़ रखा हो 335 तो वहाँ पर 335 भी ठीक है, सही है।
क्योंकि ये कोई यहाँ पर देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम यही हो कि इसी समय पे इन्होंने शासनकाल किया था, ठीक है, इसी समय पर इन्होंने अपना शासन राज्याभिषेक किया था और उसके बाद इसी समय तक इनका शासनकाल समाप्त हुआ था, इससे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। चलिए तो देखिए प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन था जी? प्रारंभिक गुप्त शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम सबसे शक्तिशाली गुप्त शासक था। इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी थी जी? इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी। इमेज आप देख ही सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमेज के माध्यम से हम आसानी से समझ जाते हैं। तो इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक प्रारंभिक गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की, ठीक है, स्थापना की। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी। हुआ क्या कि ये नहीं चाहते थे कि दूसरे शासकों से लड़ाई करके या दूसरे शासकों, ठीक है, दूसरे शासकों के साथ युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इन्होंने मात्र एक वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य की स्थापना करी। किससे? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, कुमार देवी के साथ विवाह किया था। जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी उनके साथ इसने विवाह किया था। किसके साथ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, ठीक है। वैवाहिक संबंधों की प्रथा इन्होंने ही शुरू नहीं की थी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इनसे पहले जो बिंबिसार था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, उसने भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा विवाह किया था। और मैंने बताया भी था, वहाँ पे क्लास आपने करी होंगी शायद, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। किसने? बिंबिसार ने। और उसके बाद नाम था इनका चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। चलिए आगे देखें, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, अभी बताया था मैंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया था जी? कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया था जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब से जाना जाता है? शक संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए शक संवत की बात करें तो इन्होंने कब चलाया था? तो 319 एडी में, ठीक है, 319 एडी में इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया। और किस उपलक्ष्य में? जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, ठीक है, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने एक शक संवत का प्रारंभ किया था। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था 319 एडी में, तभी इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया था। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि गुप्त संवत, शक संवत की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? वो देखिए शक संवत की बात करें तो 78 एडी में कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया जाता है। उसने भी अपने राज्याभिषेक के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ किया था, ठीक है। और इन्होंने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया था वो 319 एडी में अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्याभिषेक के समय 319 एडी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्या हुआ था? गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यह संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ था जी? 319 ईस्वी से यह संवत प्रारंभ हुआ था। नाम था इसका शक संवत। और इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल की बात करें तो देखिए इनके समय में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इनके समय में राजधानी थी, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी, राजधानी वो कौन सी थी? राजधानी अगर पूछ ले तो याद रखना, राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। राजधानी क्या थी जी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इन्होंने अधिकार क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र तक इन्होंने अधिकार किया, तो अधिकार किया था इन्होंने कहाँ तक? अधिकार किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र पे इन्होंने अधिकार किया, ठीक है। और इनके बारे में हमें जानकारी, ठीक है, कहाँ से? 319 से लेकर 320 ईस्वी में इन्होंने, ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला जो शासक आता है नाम होता है इसका समुद्रगुप्त, ठीक है।
अगले शासक की बात करें तो अगला शासक का नाम होता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके बारे में जानकारी को लेकर के, ठीक है, देखिए इमेज आप देख ही सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी को लेकर के। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की अगर बात करी जाए समुद्रगुप्त को लेकर के, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, गुप्त साम्राज्य की, ठीक है, विस्तार किया था, और इसके शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे जी? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, यानी इनके शासनकाल से पहले, ठीक है, ये पुत्र थे किसके? चंद्रगुप्त प्रथम के। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। इन्होंने, देखिए, इन्होंने जो है, इन्होंने अपना जो राज्य विस्तार किया था, इन्होंने युद्ध की नीति अपनाई थी, एक युद्ध की नीति अपनाई थी, यानी साम्राज्य जो विस्तार किया था युद्ध लड़ करके, ठीक है। जो इसकी इनके पड़ोसी जो शासक थे, छोटे छोटे जितने भी शासक थे, उनके साथ इन्होंने क्या करा था? युद्ध किया था, और युद्ध के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? युद्ध के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आप देख ही सकते हैं, इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके कांच नाम का भी उल्लेख मिलता है। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम इनके कांच का भी उल्लेख मिलता है, कांच, ठीक है, इनके कांच नाम का भी उल्लेख मिलता है। और इस मत को मानने वाले में कौन थे? ठीक है, कुछ इतिहासकार थे जिनका, इनमें से एक थे एलन, ठीक है, एलन अल्थेकर, ठीक है, विसेंट स्मिथ, ठीक है, विसेंट स्मिथ, एलन, ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने माना, ठीक है, फ्लिंट, जिन्होंने माना कि इनका नाम था कांच। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते थे कि जो कांच नाम का उल्लेख मिलता है ये इनके भाई, नाम था इनका कांच, ठीक है, इनके भाई का नाम कांच नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के कांच नाम का उल्लेख मिलता है। इस मत को मानने वालों में कौन थे? नाम था एलन, विसेंट स्मिथ, ठीक है। और उसके बाद इन जो अन्य इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये जो कांच नाम का उल्लेख मिलता है ये इनके भाई से संबंधित नाम है, ठीक है। इनके शासनकाल की बात करें तो 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। कहाँ तक चला था जी? 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। लेकिन कहीं कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जहाँ पर इनके शासनकाल जो आपको मिलेगा वहाँ 375 तक मिलेगा, तो याद रखना। तो इनके शासनकाल 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया जाता है। तो आप 380 भी वहाँ आ जाए तो आप टेंशन ना लें, आप उसको भी सही कर देंगे, ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित है, ठीक है। तो हरिसेन, ठीक है, मैंने बताया था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का जो, ठीक है, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहाँ से मिलती है? हरिसेन के द्वारा। अब हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन की बात करें तो देखिए, हरिसेन जो थे वो हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन की बात करें तो हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। कौन थे? हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, याद रखना, दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। और ये जो स्तंभ लेख लिखवाए गए थे, स्तंभ तो पहले से ही था, लेकिन इन पे जो लेख लिखवाए गए थे वो हरिसेन के द्वारा लिखवाए गए थे और इनकी प्रशंसा की गई थी। इसमें क्या की गई थी जी? प्रशंसा की गई थी। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो हरिसेन के द्वारा रचित है, इससे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। और हरिसेन कौन था? हरिसेन की बात करें तो हरिसेन समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया और धर्म विजयों का कार्य किया था, यानी इसने धर्म विजय चलाई थी। और इसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। कितने शासकों को पराजित किया था जी? दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था और 12 राज्यों को पराजित किया था। और इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? 19वीं और 20वीं पंक्ति में, यानी प्रयाग स्तंभ लेख की 19वीं और 20वीं पंक्ति में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसने एक नीति चलाई थी, यानी दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त करके इसने एक नीति चलाई थी। इस नीति का नाम था ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, ठीक है, ग्रहण मोक्षा अनुग्रहण, ठीक है, यानी जीतने के बाद उनके साम्राज्य को वापस कर देना, ये इन्होंने नीति चलाई थी। और इनके बारे में जो इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग स्तंभ लेख की 19वीं और 20वीं पंक्ति में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसने इनको धर्म विजयों का नाम दिया। किसका नाम दिया था?
धर्म विजय का, ठीक है। और इन्होंने नीति कौन सी चलाई थी, जब इन्होंने इनको जीता था तो इन्होंने चलाई थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति का पालन किया था। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त, ठीक है जी, एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है, दत्ता देवी। तो एरण अभिलेख से हमें इसकी पत्नी दत्ता देवी के बारे में जानकारी मिलती है कि इसकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज यानी कई कविताओं का रचयिता भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे, ठीक है। वो नवरत्न वाले तो आगे आएंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होते हैं वो जो नवरत्न होते हैं, लेकिन इनके दरबार में भी कुछ कवि थे, कुछ विद्वान थे, कवियों को आश्रय देते थे, ठीक है, उनका संरक्षण भी करते थे। तो ये, ठीक है, और कविताएं भी लिखते थे, कविताएं की रचना करते थे, बहुत बड़े कवि थे, तो इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए इनके, देखिए समुद्रगुप्त को एक तो कविराज कहा जाता है, कविराज भी इनका नाम हो गया। कांच, ये भी इनका नाम हो गया, जो कि इनके भाई के नाम से संबंधित बताते हैं कि इनके भाई का नाम था, ठीक है। और एक नाम और आता है भारत का नेपोलियन, क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इनको उपाधि थी, ये कविराज की उपाधि, कांच इनका नाम होता है, तो उपाधि याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, उससे समुद्रगुप्त की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अभी मैंने बताया था कि इसने जब उत्तर और भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, तो इससे हमें जानकारी मिलती है, किससे, प्रयाग स्तंभ लेख से, जो किसके द्वारा रचित थी, हरिसेन के द्वारा रचित थी। तो याद रखना, प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। हरिसेन उसका दरबारी कवि था, ठीक है, अभी देखिए मैंने बताया था कवि था और मंत्री था। तो मंत्री और कवि दोनों थे ये हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। और प्रयाग प्रशस्ति क्या थी, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति क्या थी, ये एक प्रशंसा थी, किसके बारे में, ये जो प्रशंसा जो थी ये समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा थी, ठीक है। समुद्रगुप्त को ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसे किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने, ठीक है, किसने कहा था जी, विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा था, क्योंकि जब समुद्रगुप्त ने उत्तर तथा दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया, तो इस कारण विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधि की बात करें तो भारत के नेपोलियन और कविराज की इसे उपाधि दी जाती है, ठीक है। और इसने यानी आर्य, तो याद रखना आर्यव्रत की विजय, किसकी विजय, आर्यव्रत की विजय जो करी थी इसने दो बार करी थी। पहली बार में इसने 3 शासकों को पराजित किया, 3 राज्यों को पराजित किया, यानी 3 राजाओं को पराजित किया था, 3 राज्यों की विजय प्राप्त करी थी। और दूसरी बार में इसने 9 राज्यों की विजय प्राप्त करी थी। किसने, समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय प्राप्त करी थी। और इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, प्रयाग स्तंभ लेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख की कौन सी पंक्ति से, प्रयाग स्तंभ लेख की 13वीं और 14वीं पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से जी 13वीं और 14वीं, ठीक है, 13वीं और 14वीं पंक्ति से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के यानी आर्यव्रत के 3 शासकों को पराजित किया था पहली बार में, और दूसरी बार में 9 राज्यों को जीता था इसने। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो 21वीं पंक्ति से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, 21वीं पंक्ति से। तो 21वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया था, और इस कारण इसे विसेंट स्मिथ ने क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, समुद्रगुप्त, यानी भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ये किसके अनुसार था ये था किसके अनुसार, ये, ठीक है, ये विसेंट स्मिथ के अनुसार था भारत का नेपोलियन, ठीक है। देखिए इसने विदेशियों से संबंध भी बनाए थे,
और इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी थी। 8 राज्यों की विजय प्राप्त करी थी। तो 8 राज्यों की इसने विजय प्राप्त करी थी और 8 राज्यों की विजय के बारे में हमें 21वीं पंक्ति से लेख मिलता है। 8 राज्य यूपी के, ठीक है, बीजापुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, ठीक है। तो 8 राज्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने 8 राज्यों की विजय भी प्राप्त करी थी। इनके बारे में जानकारी जो मिलती है हमें प्रयाग स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति से जानकारी मिलती है। वर्तमान 8 राज्यों की बात करें, ये कौन सा 8वां राज्य था, तो ये जो था उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ से लेकर के, उत्तर प्रदेश के बीजापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के, बीजापुर नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इसने विजय प्राप्त करी थी, जिसे 8वां राज्य कहा गया था। क्या कहा गया था? 8वां राज्य। और हमें जो इसके बारे में जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रयाग स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति से। चलिए, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में आज इतना ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आप इसको अच्छे से देख लेना समुद्रगुप्त से संबंधित, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। और क्रम से एक शासकों को पढ़िए, क्रम से एक वंशों को पढ़िए, आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी और हो सकता है आपको लग भी रही हो बहुत आसान, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ों को समझिए, क्रम से समझिए क्या क्या हुआ था। देखिए, मान लीजिए, चलिए इसी की शासक के बारे में आपको जानना है, तो देखिए किस प्रकार से आप याद करेंगे, आप एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इसके शासनकाल को देखिए, कहाँ से कहाँ तक इसका शासनकाल है। सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि शासनकाल कहाँ बना था, ठीक है। दूसरा, इनके पिता, इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है। उसके बाद देखिए पिता, क्योंकि जब आप पता करोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। तो इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उत्तराधिकारी भी आ जाए तो समझ लीजिए कि उनके बाद ही आए हैं उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्र के विषय, अब इनके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले बात, जानकारी कहाँ से मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, ये चीजें याद कीजिए आप। जानकारी जो मिलती है उसको किसने लिखा था, इसको भी याद रखिए आप। जैसे हरिशेन लिखा हुआ है, इसमें हरिशेन ने लिखा था, इसको देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये जो बात आती है, समुद्रगुप्त ने 12 शासकों, दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे बनता है कि भारत को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है, इसको याद रखिए आप। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने उत्तर और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। इसलिए इसलिए विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। अब जब इन्होंने उत्तर भारत के 12 शासकों को पराजित किया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखना वो कहाँ से मिलती है। जो इनकी जानकारी का जो एक प्रमुख स्रोत है, जो हरिशेन ने लिखा था, ठीक है, ये चंपू शैली में लिखा हुआ था। गद और पद दोनों शैलियों के बारे में जानकारी देता है प्रयाग स्तंभ लेख। चंपू शैली, और चंपू शैली मैंने बताया था कि चंपू शैली एक ऐसी शैली होती है जो गद और पद दोनों के मिश्रण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख, और ये जो हमें जानकारी देता है बहुत सटीक जानकारी देता है। अब इसमें कहाँ जानकारी मिलती है? तो देखिए पंक्तियों में जानकारी मिलती है, क्योंकि स्तंभ लेख है तो स्तंभ पर लेख लिखे हुए थे। अब लेख तो लिखे हुए थे पंक्ति में। तो दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 19 और 20वीं पंक्ति से। कहाँ से मिलती है जी? दक्षिण पथ के 19वीं, इसके प्रयाग स्तंभ लेख के 19वीं 20वीं पंक्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसने उत्तर भारत के आर्यव्रत की विजय प्राप्त करी, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से। वो कौन सी? प्रयाग स्तंभ लेख की। दूसरा, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इनको कविराज? क्योंकि इन्होंने कवियों को संरक्षण दिया था, कई कविताओं की रचना करी थी इन्होंने, ठीक है, तो इसलिए इन्हें कविराज कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उन पे इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें इसमें छूट चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा करना है तो इसलिए वो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लासों में इनको करवाते चलेंगे, इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो एक लेक्चर ही कम से कम आपका 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, लेकिन समुद्रगुप्त ही खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में इतिहास को देखिए, आप देख सकते हैं कहाँ से चलता है, 35 से लेकर के 80 तक बहुत लंबा शासनकाल चला था। और इतने शासनकाल के समय में इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए थे, ठीक है। तो लेकिन आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल आपको वही चीज़ें नोट करनी है। बाकी आप चीज़ों बस दिमाग में रखिए कि यहाँ इनके समय में क्या हुआ था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।